हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और साइंस का आज लेक्चर 16वें नंबर का है और इसमें हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं आनुवांशिकी का सेकंड पार्ट। और आनुवांशिकी का यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट भी देखें, क्योंकि हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहने वाले हैं उनको हम यहाँ इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं, और वो भी टॉपिक टू टॉपिक हम यहाँ से डिस्कस करते आ रहे हैं। जैसे कि अभी तक आपने यदि उन पीछे वाले पार्टों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप उन सभी पार्टों को क्रम से देखते आइएगा। और हमने इससे पीछे की क्लास में डिस्कस किया था आनुवांशिकी जेनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा था। बाकी बचे हुए जो जेनेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं उसको आज हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो आनुवांशिकी जेनेटिक्स से रिलेटिव सभी बातों को जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सभी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके और आगामी एग्जाम्स में यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका सही निकल सके। चलिए दोस्तों, और दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। वहाँ रोजाना बहुत सी क्यूज होती हैं और टॉपिक से रिलेटिव आपको यदि पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से सभी टॉपिकों के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 नंबर के क्वेश्चन को, और 20 क्वेश्चनों को हमें इससे पीछे वाला जो पार्ट था उस पार्ट में हमने वहाँ से पढ़ा था। अब देखो 21 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है और हमें क्या बताना है। यहाँ से किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है, किस प्रकार का ऐसा पुनर्जनन होता है जिसमें अधिक विविधता आ जाती है। देखो, एक तो आपने देखो जनन के बारे में आपने ऐसे पढ़ा होगा, किसी भी जीव के द्वारा अपने समान संतति की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। और जनन में भी आपने मुख्यतः दो बातों को यहाँ से सीखा होगा। एक तो होता है कौन सा, लैंगिक जनन, एक तो होता है लैंगिक जनन के बारे में आपने पढ़ा होगा, और एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जो लैंगिक जनन होता है, इस लैंगिक जनन में हमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक तो होता है नर और दूसरा वाला होता है क्या, मादा। और अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, सिर्फ ओनली हमें क्या चाहिए, एक जनक की आवश्यकता होती है। लेकिन जो लैंगिक जो जनक होता है, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की अलग अलग आवश्यकता होती है, दोनों विपरीत लिंगों की हमें आवश्यकता होती है, और इनके मिलने पर ही संतति का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो जो लैंगिक जनन के दौरान जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, बाकी अन्य जनन की तुलना में क्या होती हैं, सर्वाधिक विभिन्नताएं यहाँ से देखने को हमें मिलती हैं। तो देखो यहाँ से भी आप अलग अलग जुड़ाव की चीज़ों को सीख पाए होंगे कि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक नर होता है और एक मादा होता है। और लैंगिक जनन के दौरान जो विविधताएं पैदा होती हैं संतति में, वो सर्वाधिक देखने को मिलती है बाकी अन्य जनन की तुलना में। तो यहाँ देखो, ये रेलवे की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता कि लैंगिक जनन के दौरान अधिक विविधता हमें देखने को मिलती है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए तो अब डिस्कस करते हैं हम 22 नंबर के क्वेश्चन को। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। देखो, यदि आप मेरे साथ इस वीडियो में फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में भी बने हुए थे तो वहां भी देखो, मैं उस क्वेश्चन को भी आपको दोबारा दिखाता हूं। वहां देखो इस प्रकार की हमें बातें पूछी थी कि किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है, तो हमने उत्तर बताया था इसका क्या, लैंगिक। लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चन तो वही है, लेकिन इसमें भाषा कुछ, लैंग्वेज हमें कुछ अलग देखने को मिल रही है। ये भी देखो रेलवे की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो किस प्रकार की प्रजनन में अधिक विविधता देखने को मिलती है, ये सा आप भी सीख चुके हैं मेरे साथ जुड़कर कि कौन सा, लैंगिक जनन जो होता है, इस लैंगिक जनन के दौरान संतति में अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। क्यों, क्योंकि जो लैंगिक जो जनन होता है, इस लैंगिक जनन में दो अलग अलग जनकों की आवश्यकता होती है। जनक क्या होने चाहिए, हमारे पास दो होने चाहिए, और इन दोनों जनकों की क्या होनी चाहिए, विपरीत लिंगी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विपरीत लिंगी होनी चाहिए। और विपरीत लिंगों की होने के कारण ही संतति जो उत्पन्न होती है दोनों के संयोग से, उसमें विविधता हमें अधिक देखने को मिलती है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब बता पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है, पुनर्जनन का अर्थ बताना हमें यहाँ से। ये देखो रेलवे ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपने देखो आनुवांशिकी जेनेटिक्स का यदि आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस फर्स्ट लेक्चर को भी देखें, क्योंकि वहां मैंने देखो पुनर्जनन से संबंधित बातों को वहां से आपको डिस्कस करवाया था। तभी मैं आपको बार बार ऐसे कहता हूं कि प्रत्येक क्लास को आप कंटिन्यू देखते चलिए और रोजाना 10 बजे वाली क्लास को आप मिस ना करें। रोजाना आप 10 बजे बन जाइएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा, जिसमें भी हम 3000 प्लस जो क्वेश्चनों की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है, इस सीरीज में हम सभी टॉपिकों को लेके चलने वाले हैं। और जो 3000 प्लस क्वेश्चनों की मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, वो सभी प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन होंगे वो टॉपिक के अनुसार होंगे, यानी कि हम टॉपिक टू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो रोजाना 10 बजे आप हमारे से जुड़ जाइएगा। और देखो पुनर्जनन से हमने इस आनुवांशिकी जेनेटिक्स के पहले वाले लेक्चर जो हमने पूरा किया है, उसमें हमने यहाँ से जाना था कि पुनर्जनन का मतलब क्या होता है। किसी भी जीव की जो छोटा खंड होता है, इस छोटे खंड से पूरे जीव के शरीर का निर्माण होना क्या कहलाता है, पुनर्जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, पुनर्जनन कहलाता है। तो आप यहाँ से सीख पाए होंगे कि पुनर्जनन किसे कहते हैं। किसी छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण होना क्या कहलाता है, पुनर्जनन कहलाता है। तो यहाँ से 23 नंबर का सही जवाब होता बी, हमारा सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिकी विकार है। आनुवांशिकी विकार कौन सा है, देखो रेलवे ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए ऑप्शनों को हम डिस्कस करते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ जो कैंसर लिखा हुआ है, कैंसर तो किसे कहते हैं। एक तो पहली बात, कैंसर जो होता है ना वो आनुवांशिक नहीं होता है। फिर कैंसर किसे कहते हैं, शरीर के किसी भी हिस्से में यदि कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से क्या करने लगती हैं, विभाजित करने लगती हैं, अनियंत्रित यदि विभाजन करने लगती हैं, विभाजन करने पर वहां की जो कोशिकाएं होती हैं वो बाहर की तरफ उभरकर एक गांठ के रूप में क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। रतौंधी को डिस्कस करें तो विटामिन जो है, विटामिन ए, इस विटामिन ए की कमी से जो हमें रोग होता है वो होता है कौन सा, रतौंधी। एनीमिया के बारे में हम डिस्कस करें तो मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी होना, रक्त की कमी होना, रक्त की कमी होना क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। तो ये भी आनुवांशिक नहीं है, सी ऑप्शन भी आनुवांशिक नहीं है। जो थैलेसीमिया होता है ये हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि थैलेसीमिया जो होता है ये आनुवांशिकी विकार होता है। आनुवांशिकी विकार, आनुवांशिकी रोग का मतलब ये होता है कि हमें वह रोग जो हमारे मम्मी पापा या हमारे पूर्वजों से मिला है उस रोग को कहते हैं हम आनुवांशिक रोग। तो यहाँ इसका सही जवाब बताना था हमें, ए यहाँ से सही जवाब बताना था। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ से अगले क्वेश्चन में दिया गया है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कितना होता है। जो माता पिता से जो संतति उत्पन्न होती है, इस संतति में माता पिता का कितना योगदान रहता है। तो देखो माता का भी 50% योगदान रहता है और पिता का भी 50% योगदान रहता है। मतलब अपने जीन्स जो होते हैं, इन जीन का आधा हिस्सा होता है। क्योंकि महिलाओं में कितने गुणसूत्रों की संख्या 46, पिता में भी कितने गुणसूत्रों की संख्या 46। माता में क्या बनता है, अंडाणु बनता है, और पिता में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। अब जो अंडाणु होता है, इस अंडाणु में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, सिर्फ ओनली 23 होते हैं। और शुक्राणु में भी कितने होते हैं, 23 ही होते हैं। मैंने यहाँ 23 जोड़ी नहीं बताया आपको, सिर्फ 23 बताया है। यदि मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में होते हैं 23 जोड़ी, या टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन शुक्राणु और अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। जब ये अपने जीन्स को एक जगह लाते हैं तो हमारे पास जो कोशिका बनती है सिंगल सेल, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। तो जो शुक्राणु होता है ये भी अपना हिस्सा रख रहा है और अंडाणु भी रखना है। कितना रख रहे हैं, अपने जीन का आधा योगदान रखते हैं। किसी भी माता पिता से जो संतति उत्पन्न होती है, इस संतति में माता पिता अपने जीन्स का आधा हिस्सा योगदान रखते हैं। तो यहाँ से सही जवाब होता हमारा क्या, ए यहाँ से सही जवाब होता। ये देखो यहाँ से लोको पायलट के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही जवाब आप बता पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए तो देखिए इसका उत्तर बताएं आप।
तो दोस्तों यहाँ से हम डिस्कस करेंगे अब 26 नंबर के क्वेश्चन को। दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ को नहीं प्राप्त किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों रोजाना 10 बजे आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, जिससे कि हम जो टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही आसान तरीके से आपके समझ में आ सके। और जो स्टूडेंट आज ही नया ज्वाइन हुआ है हमारे साथ, वो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को क्रम दर क्रम देखें, जिससे कि वो बहुत अच्छे तरीके से साइंस को सीख सके और आगामी जितनी भी परीक्षाएं होगी उन आगामी परीक्षाओं में सामान्य में अपनी स्कोरिंग बढ़ा सके। चलिए तो यहां से पढ़ते हैं हम, मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है। देखो इसका जो जेनेटिक्स का हमने फर्स्ट पार्ट पूरा किया था उसमें मैंने आपको ऐसे बताया था कि जो नर युग्मक होता है, इस नर युग्मक को कहते हैं क्या, शुक्राणु। क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु। यानी कि जो नर युग्मक होता है, ये नर युग्मक कहाँ से उत्पन्न होता है, पुरुष से उत्पन्न होता है। किससे, पुरुष से। और पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है या कौन सा प्रारूप होता है, 44 प्लस XY होता है। तो जो पुरुष होता है या तो X गुणसूत्र का वाहक होता है या Y गुणसूत्र देता है। जब ये X गुणसूत्र देगा यानी कि शुक्राणु के माध्यम से यदि X गुणसूत्र जाता है तो वहां कौन सी संतति का लिंग होता है, लड़की। और यदि गुणसूत्रों के जो प्रारूप जो Y निकलता है, इससे जो लिंग का निर्धारण करेगा वो कौन सा होगा, वो होगा लड़का। यानी कि लिंग निर्धारण करने का काम कौन करता है, पुरुष करता है। यदि पुरुष से X जाएगा तो लड़की होगी, यदि पुरुष से Y निकलेगा तो क्या होगा, लड़का होगा। तो नर युग्मक से गुणसूत्रों के वाहक होते हैं या तो X होगा या क्या होगा, Y गुणसूत्र होगा। देखो यहाँ कई स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में भी इसका सही जवाब लिख पा रहे हैं, तो 26 का सही जवाब होता डी, यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। एक नवजात बालिका की कोशिका में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। ये देखो लोको पायलट के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को परीक्षा वाला लैंग्वेज बदल बदल के आपको बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए फटाक से आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि 27 नंबर का सही जवाब क्या होना चाहिए। कि एक नवजात बालिका में पूछा है हमें कि नवजात बालिका में गुणसूत्रीय प्रारूप क्या होता है, फटाक से लिखिएगा। देखें और दोस्तों रोजाना हमारी जो 10 बजे जो क्लास स्टार्ट होती है उससे रोजाना 10 बजे आप जुड़ना नहीं भूलें। और यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं। रोजाना आप हमारे साथ जुड़ के आप प्रत्येक टॉपिक को यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आप पढ़ सकते हैं। तो देखो इस जेनेटिक्स का जो हमने पीछे वाला पार्ट यदि पूरा किया था उसमें आप बने हुए थे, तो वहां मैंने आपको ऐसे बताया था कि महिला और जो पुरुष होते हैं, महिला और पुरुष, इनमें जो गुणसूत्रीय प्रारूप होता है, देखिए महिलाओं में जो गुणसूत्रीय प्रारूप होता है कितना, 44 प्लस XX होता है। लेकिन पुरुषों में जो गुणसूत्रीय प्रारूप होता है वो होता है 44 प्लस XY होता है। अभी यहाँ हमें महिला के बारे में तो सीखा था, लेकिन महिला बालिका का ही तो रूप होते, कभी ना कभी वो महिला बालिका बनी हुई होगी जब वो बचपन में जो लड़की थी। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ बालिका ना देकर आपको ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि लड़की में गुणसूत्रों का प्रारूप क्या होगा, तो आप वो भी तो यहाँ से बता सकते हैं। महिला में पूछे तब भी आपको यही बताना है, बालिका में पूछे तब भी आपको 44 प्लस XX ही बताना है। तो परीक्षा वाला लड़की लिख के देता है यहाँ से, तो लड़की में भी कितना होगा, 44 प्लस XX प्रारूप ही होगा। लेकिन पुरुष में पूछे तो पुरुष में कितना होगा, 44 प्लस XY, और पुरुष की जगह यहाँ क्या दे, लड़का दे, तो लड़के में भी तो आप वो बता सकते हैं कितना होगा, 44 प्लस XY ही होगा। तो यहाँ से हमारा सही जवाब कौन सा होता, 44 प्लस XY। 44 प्लस XY तो ये तो किस में होता है, पुरुषों में होता है। 22 गुणसूत्र नहीं होते, यहाँ 22 जोड़ी लिखा हुआ होता है, तो हम बी ऑप्शन लगा सकते थे। सी ऑप्शन में लिखा है 44 प्लस XX, तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होता कि जो लड़की जो बालिका या महिला जो होती हैं उसमें गुणसूत्रीय प्रारूप होता है 44 गुणसूत्र प्लस XX होता है। तो यहाँ से आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं। इस क्वेश्चन का तो आप जवाब देखिए कमेंट बॉक्स में लिखें कि गुणसूत्र जो होते हैं वो निम्नलिखित ऑप्शन में जो हैं वो किन से संबंधित हैं। चलिए तो देखिए फटाक से बताइएगा कि गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं। चलिए तो
देखो आपने मेरे साथ कोशिका के लेक्चर में बने हुए थे, तो वहां मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका होती है, इस कोशिका में एक अपना केंद्रक होता है और इस केंद्रक में यहाँ धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं क्या, क्रोमेटिन जाल। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जाल कहते हैं। और ये क्रोमेटिन जाल आगे चलकर विभाजित होकर किसका निर्माण करता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है। और गुणसूत्रों पे क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं और वो लक्षणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करते हैं। यानी कि जो आपके पास जो गुणसूत्र जो होते हैं वो आनुवांशिक लक्षणों के संचरण के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता 28 का क्या, सी यहाँ से सही जवाब होता। आप इस क्वेश्चन को सही वैसे समझ भी पाए होंगे। आप यहाँ से एक बात और पता रखें, किसी भी कोशिका का जो आनुवांशिक जो पदार्थ होता है उस कोशिका के केंद्रक में निवेश करता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। जो एक क्रोमेटिन जो धागेनुमा जो संरचना होती है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन जाल, और ये क्रोमेटिन जाल आगे चलकर गुणसूत्रों में विभाजित होते हैं। गुणसूत्रों पे क्या पाए जाते हैं, जीन, और जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। मनुष्य के अनिषेचित जो अंडा होता है, अनिषेचित मतलब निषेचन नहीं हुआ है उसका। तो देखो आप यदि मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से बने हुए हैं तो मैंने आपको ऐसे बताया कि एक तो नर युग्मक होता है, एक तो नर होता है और एक मादा होता है। नर युग्मक को तो क्या कहते हैं, नर युग्मक, और एक होता है मादा युग्मक, मादा युग्मक। नर युग्मक को तो हमने क्या कहा, नर युग्मक को तो हमने कहा क्या, शुक्राणु। क्या कहा, शुक्राणु कहा। मादा युग्मक को हमने क्या कहा, अंडाणु। और जब ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएं जिसे हम क्या कहते हैं, निषेचित अंडा। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। लेकिन हमारे को परीक्षा में पूछा कि अनिषेचित अंडे में मतलब निषेचन नहीं हुआ है, अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो अंडे में गुणसूत्रों की संख्या का जो प्रारूप होता है वो तो देखो महिलाओं में हमने जान चुके हैं कि महिलाओं में गुणसूत्रीय प्रारूप कितना होता है, 44 प्लस XX होता है। और मादा जो आपके पास जो नर होता है, इस नर में होता है 44 प्लस XY होता है। तो देखो अंडाणु है, या अंडाणु में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 23 होगी। तो मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, अनिषेचित अंडे में क्या होते हैं, इसमें गुणसूत्रों का जो प्रारूप होता है उसमें क्या शामिल होते हैं, ये देखे बताइएगा। आप देखें कमेंट बॉक्स में लिखें, देखें अनिषेचित अंडे में। देखो इतना बताने के बाद आप बता पा रहे होंगे इसका सही जवाब कि यहाँ अनिषेचित अंडे में पूछा और अंडे में जो गुणसूत्रों का जो प्रारूप होता है वो 44 प्लस XY होता है, जहां से 23 गुणसूत्र निकल के आते हैं। तो उसमें कुल मिला के कितने होते हैं, हमारे को यहाँ संख्या तो दे नहीं रखी गुणसूत्रों की। अब हमें इनमें से बताना था कि XX होता है या XY होता है। तो वहां क्या शामिल होते हैं, अंडे में होता है केवल एक X गुणसूत्र ही शामिल होता है। क्रोमोसोम जो होता है वो केवल X होता है और नर में X या Y होता है, क्योंकि नर जो होता है वो लिंग का क्या करता है, निर्धारण, और लिंग का निर्धारण करने के कारण या तो उसमें X होगा या Y होगा। लेकिन मादा में तो सिर्फ क्या होगा, X ही होगा। या देखो दोनों XX हैं तो उसमें तो क्या होगा, X होगा। तो यहाँ से सही जवाब 29 नंबर का क्या होता, बी यहाँ से हमारा सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन में खालिस्तान दिया हुआ शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं, देखो यहाँ से ग्रुप डी की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था ये कि लैंगिक प्रजनन में क्या शामिल होते हैं। तो लैंगिक प्रजनन, देखो आप मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से बने हुए होंगे तो वहां मैंने आपको बताया कि जो लैंगिक जनन होता है, इस लैंगिक जनन में हमें एक तो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है और दो जनकों की आवश्यकता होती है। तो यही हमारे को क्वेश्चन में पूछा था कि क्या समान लिंगों की आवश्यकता होती है, नहीं, लैंगिक जनन में तो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है और दो जनकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से बी भी गलत होता क्योंकि यहाँ एक जनक लिखा हुआ है। तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होता कि लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है और दो जनकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता सी होता। और दोस्तों टॉपिक से रिलेटिव अभी तक आपने पीडीएफ को नहीं प्राप्त किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ को भी प्राप्त करें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप
टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ रोजाना आपको डेली लाइफ में बहुत सी इंपॉर्टेंट क्यूज लगाते हैं और वहाँ जो भी आपके लिए पीडीएफ होती है वो भी वहाँ से आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब तो आप बता पाए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसके खालिस्तान से प्राप्त होते हैं। पुरुष को जो उसके एक्स जो गुणसूत्र होता है, ये एक्स गुणसूत्र कहाँ से प्राप्त होता है, हमें ये यहाँ से बताना था। तो देखो जो महिला होती है यानी कि हमारी जो मम्मी होती है, जो माता होती है, इस माता से तो एक्स गुणसूत्र आते हैं, इनमें तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। लेकिन जो पिता होता है, ये पिता क्या करता है, या तो एक्स देगा या क्या देगा, वाई देगा। तो हमारे को एक्स गुणसूत्र कहाँ से मिल रहा है, हमारे पिता से मिल रहा है, पापा से मिल रहा है। इसमें तो देखो 100% है, तो इसमें तो क्या जाएगा, एक्स जाएगा। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। लिंग का जो निर्धारण करता है कौन करता है, पिता के द्वारा होता है। यदि एक्स गुणसूत्र हमें मिलता है तो किसका रूप लेते हैं, लड़की का। और यदि पिता से हमें वाई गुणसूत्र मिलता है तो वो परिवर्तित होती है किसका, वो लड़के का परिवर्तन लेता है। तो जो एक्स गुणसूत्र, एक्स जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा हमारे किससे मिलते हैं, पिता से ही मिलते हैं। तो 31 का सही जवाब होता बी, यहाँ से सही जवाब होगा। और दोस्तों यदि आपने अभी तक जेनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है और यदि इस टॉपिक को आप अपनी मजबूती से बनाना चाहते हो तो इसका फर्स्ट पार्ट भी आप पूरा देखें, जिससे कि वहां भी मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को वहां डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आया था मैं उस पार्ट में। तो आप उन क्वेश्चनों को भी देखें, जिससे आनुवंशिक जेनेटिक्स से रिलेटिव यदि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका गलत नहीं हो सके। चलिए तो प्यारे से क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्यारा सा क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। देखो 32 का जो क्वेश्चन है ना, इसको परीक्षाओं में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो आज ही जान लेना डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। ये देखो एनटीपीसी के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। तो यहाँ 32 का सही जवाब होता बी। और जो डीएनए होते हैं, ये डीएनए कहाँ पाया जाता है, किसी भी कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है। यदि आपको ऐसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है या केंद्रक में पाया जाता है। तो सही जवाब आप बता पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ होता है। अब देखो इसके पीछे वाला क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं। वही बात है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो हमने बताया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में लैंग्वेज कुछ हमें अलग दे रखी थी, और आपको परीक्षा में लैंग्वेज ही ट्रेस करनी होती है कि लैंग्वेज हमें क्या पूछी है और हमें क्या बतानी है। आनुवंशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ होता है क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ऐसा हमने इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी सीख चुके हैं। तो सही जवाब होता हमारा क्या, डी होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ 34 का जो क्वेश्चन है उसमें हमें आरएनए का पूरा नाम पूछा है। ये देखो ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी ना किसी एग्जाम में हर साल डीएनए और आरएनए का पूरा नाम पूछा जाता है, तो आप इन दोनों को सही से पता रखें। चलिए तो देखिए कमेंट बॉक्स में लिखें मेरे को कि आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का तो देखो हमने पढ़ा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन आरएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है देखो क्या, रोबर्ट न्यूक्लियर एसिड। नहीं, ए ऑप्शन तो देखो यहाँ से गलत है। बी ऑप्शन में रेटिनल, नहीं बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन में राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो देखो ये यहाँ से सही जवाब होता राइबोन्यूक्लिक एसिड। सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। देखो आपको गलती नहीं करनी है यहाँ से, देखो यहाँ दे रखा है राइबोन्यूक्लियर, न्यूक्लियर दे रखा है, न्यूक्लियर नहीं होता है, वो क्या होता है, न्यूक्लिक होता है। न्यूक्लिक यानी कि केंद्रक, क्या होता है, केंद्रक होता है। तो यहाँ से 34 का सही जवाब होता सी, यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्यारा सा क्वेश्चन है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक खालिस्तान का निर्माण करना होता है। प्रजनन यानी कि जनन की प्रक्रिया के दौरान मूल कार्य क्या होता है, ये आपको यहाँ से बताना था। तो प्रजनन की क्रिया के दौरान जो मूल कार्य होता है वो होता है क्या, डीएनए की कॉपी बनाना।
क्या बनाना, डीएनए की कॉपी करना, डीएनए की फोटोकॉपी करना। आप ऐसे कह सकते हो यहाँ से कि डीएनए जो होता है इसकी क्या करना, कॉपी करना। तो 35 का यहाँ से सही जवाब होता बी कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान जो मूल कार्य होता है वो होता है डीएनए की कॉपी का तैयार करना। सही जवाब होता है यहाँ से बी होता। कई स्टूडेंट देखो कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे हैं, और कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं हमारी रोजाना 10 बजे वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं, वो रोजाना टाइम से बने रहते हैं। यदि आज नए ज्वाइन हुए हो तो आगे जितनी भी क्लासें होने वाली हैं उनमें आप रोजाना 10 बजे रात हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और यदि आपने पीछे वाली क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो सभी क्लास को आप 1 बाय 1 करके देखते चलिएगा, जिससे कि आपको सभी टॉपिक से रिलेटिव बातों के बारे में पता चल सके कि परीक्षाओं में इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनका भी आपको पता चल सके। अब देखो ये रेलवे के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में, आगामी एग्जाम्स होने वाली हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण होता है, मतलब आरएनए कहाँ पाया जाता है। एसएससी 2017 में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो हमने इससे पीछे एक कोशिका का चैप्टर डिस्कस किया था, और उस कोशिका के टॉपिक में मैंने आपको इसे बताया था कि हर एक कोशिकाओं में अपना क्या होता है, एक केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। और इसी केंद्रक में किसी भी कोशिका का क्या भरा रहता है, आनुवांशिक पदार्थ भरा रहता है। आनुवांशिक पदार्थ जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। और आनुवांशिक मटेरियल के दौरान क्या क्या शामिल होता है, डीएनए शामिल होता है, आरएनए शामिल होता है, और कुछ प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ से देखो हमारे को अब पढ़िए क्वेश्चन में, यूकेरियोटिक कोशिका वो कोशिका कोशी हो जिसमें आरएनए का संश्लेषण होता है। कहाँ होता है, वो होता है कहाँ, केंद्रक में होता है। तो यहाँ से सही जवाब बताते हैं हम क्या, न्यूक्लियस। केंद्रक को ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। कई स्टूडेंट देखो हमारे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए थे और इस जेनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट भी उन्होंने देखा था, वो तो देखो कमेंट बॉक्स में फटाक से इसका सही जवाब लिख पा रहे हैं कि 36 का सही जवाब होगा क्या, डी होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकी के नियम किसने प्रस्तावित किए थे। ये देखो एनटीपीसी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आप मेरे साथ जेनेटिक्स आनुवांशिकी के फर्स्ट पार्ट में भी आप बने हुए थे तो आनुवांशिकी का जब मैंने आपको टॉपिक डिस्कस करवाया था तो उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें यही बात लिखी हुई थी, इससे रिलेटिव ही कुछ लिखा हुआ था। वहां मैंने आपको बताया था कि आनुवांशिकी के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और आनुवांशिकी के नियम भी किसने दिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। लेकिन आनुवांशिकी गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडल ने किस पौधे को चुना था, मटर के पौधे को चुना था। चलिए तो यहां से आप सही जवाब बताते अपना क्या, सी यहां से सही जवाब बताते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखो जो डीएनए जो होता है, इस डीएनए पे छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं। इन खंडों को हम क्या कहते हैं, जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इन्हें कहते हैं हम क्या, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और जीन ही लक्षणों का स्थानांतरण करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता कि डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो 38 का सही जवाब होता क्या, सी यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से क्या गुणसूत्र संबंधी विकार हैं। ये देखो मॉडरेट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा ही क्वेश्चन आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों यदि आपने अभी तक सामान्य विज्ञान के नोट्सों को प्राप्त नहीं किया है तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, उसमें आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है। वहां से सामान्य विज्ञान के जो संपूर्ण नोट्स हमने जो तैयार किए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाले हैं वो, तो उन नोट्सों को भी आप उस पीडीएफ की सहायता से प्राप्त करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो तो टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा, वहां से भी आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से हमें बताना था कि गुणसूत्र संबंधी विकार कौन सा है, गुणसूत्र संबंधी विकार कौन सा है। तो देखो सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, या जिसे हम कहते हैं पुटीकीय तंतुमयता, ये तीनों जो रोग होते हैं ना, ये तो आनुवांशिक रोग होते हैं जो हमें मम्मी पापा से मिलते हैं, आनुवांशिक रोग होते हैं। लेकिन
डाउन जो सिंड्रोम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम, ये डाउन सिंड्रोम तो गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होने के कारण ऐसा सब होता है। और डाउन सिंड्रोम कब होता है, देखो एक तो पटाऊ सिंड्रोम होता है, एक एडवर्ड सिंड्रोम होता है, एक होता है डाउन सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्रों की जो 21वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है, इस 21वें नंबर की गुणसूत्रों की यदि पुनरावृत्ति हो जाती है, क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है, तो जो रोग होता है उस रोग को कहते हैं हम क्या, डाउन सिंड्रोम। और इस रोग में टोटल गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है कितनी, 46, जबकि मनुष्य में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 ही होती है। लेकिन डाउन सिंड्रोम में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47, क्योंकि 21वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है इसकी क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। तो यहां से हमारा सही जवाब होता 39 का डी, यहां से सही जवाब होता। तो दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने हुए होंगे तो इससे जुड़ी हुई बहुत सी बातें आपने सीखी होंगी। और दोस्तों टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ को आप प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम का सहारा लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप आज ही ज्वाइन हुए हो तो प्रत्येक टॉपिक जो हमने उपलब्ध करवा रखा है, जो आप प्लेलिस्ट को चेक करके भी देख सकते हैं, वहां से प्रत्येक टॉपिक को आप देखते चलिएगा। जो मैं आपको 3000 प्लस क्वेश्चनों को यहां से डिस्कस करवाने वाला हूं, उन सभी 3000 प्लस क्वेश्चनों को मैं आपको टॉपिक के अनुसार हल करवाने वाला हूं। जैसे हमने शुरू में विज्ञान की शाखाओं को देखा, फिर हमने कोशिका को देखा, फिर हमने ऊर्जा को देखा, फिर हमने पदार्थों की अवस्थाओं को पढ़ा, ऐसे ही हम टॉपिक टू टॉपिक लेके चलने वाले हैं। और उस पीडीएफ में भी आपको उसी प्रकार से नोट्स प्राप्त होने वाले हैं। तो आप मिस ना करें, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स को चेक करें या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।